sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy। जैसे कि ई के दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड ई पी इट इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन, तो इनका सम क्या होगा? इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब जरा देखो, दैट वी हैव सीन कि ई के प्लस ई पी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। नाउ अब हमने किसी बॉल को, इफ़ वी हैव रिलीज्ड सम बॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट, किसी हाइट से हमने किसी बॉल को रिलीज कर दिया है, एंड इनिशियली इसका हाइट था ये, तो शुरू में मान लीजिए इसकी कुछ हाइट थी, तो अगर यहाँ पर ये 2 kg की चीज़ है, ठीक है, तो 2 kg की चीज़ है और अल्टीमेटली 2 kg ले लो या फिर आप m kg ले लीजिए, एक सिंपल सा सिंबल ले लो, m kg का है कोई चीज़, ये m kg की चीज़ है और आपने उसे रिलीज कर दिया, तो बताओ ए पोजीशन पर इसकी स्पीड कितनी है? दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। सबसे ऊपर अगर आप कहीं से रिलीज कर रहे हो किसी बॉल को किसी हाइट से, तो जब उसको रिलीज करते हो तो उसकी कितनी स्पीड होती है? 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो गिरने लगती है। और ए पोजीशन पर इसकी हाइट कितनी है बताइए? h। अच्छा, जब ये गिरेगी तो गिरते गिरते ये यहाँ आ गई, यही m kg की बॉल, अब ये बी पोजीशन पर आ गई, तो क्या बी पोजीशन पर बॉल अगर कोई आप छत से छोड़ोगे बॉल और कहीं बीच में आ जाए, तो क्या उसके पास अब स्पीड हो जाएगी? मान लीजिए ये अगर यहाँ पर भी किसी स्पीड से गिर रही है, अब इसके पास स्पीड आ गई, हमें पता नहीं कितनी स्पीड है, लेकिन इसकी स्पीड मान लीजिए वी है, और सबसे नीचे आ जाएगी, तो क्या और स्पीड बढ़ती चली जाएगी? देख लो, और बढ़ जाएगी। आप एक मंजिल से कूदो तब आपको ज़्यादा चोट लगेगी, अगर थर्ड फ्लोर से कूदोगे तो ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि थर्ड फ्लोर से इतनी स्पीड हो जाएगी कि यू विल गेट जर्क इन योर बोन्स, तो उसमें ज़्यादा चोट लगेगी। और अगर एक टेबल से कूद जाओ तो उतना चोट नहीं लगेगी। सो जो सबसे नीचे आ जाएगी, तो बिफोर कोलिजन, जस्ट अभी टच नहीं हुई है, टच करने से पहले, अब ये समझ लीजिए 0 हाइट है, अब इसकी हाइट 0 हो गई, बिल्कुल यहाँ ग्राउंड पे आ गया, और यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है? ये देखो। तो अगर मान लीजिए ये बॉल यहाँ से यहाँ तक h हाइट उतर कर आ गई है, तो अब इसके पास कितनी हाइट बची? टोटल h। नाउ इट इज टोटल h हाइट थी, और h हाइट में से ये बॉल यहाँ से यहाँ गिर कर h हाइट नीचे उतर आई, 10 मीटर में मान लो 2 मीटर नीचे उतर आई, तो बची कितनी? दैट इज h माइनस h मीटर, इतनी बच गई, h माइनस h मीटर। और जब सबसे नीचे बॉल है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तब उसकी स्पीड को मैं vc मान लेता हूँ, इसकी अभी स्पीड है vc, अब ये टच करने वाली है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इफ ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट देन फाइंड इट्स मैकेनिकल एनर्जी एट ए, एट बी एंड एट सी पोजीशन। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि ये पता करो कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पर, बी पर और सी पर पता करो एंड कंफर्म दैट जो ए पर होगी वही बी पे होगी मैकेनिकल एनर्जी और वही सी पे होगी, और पूरे रास्ते में कहीं पर भी चली जाए तो इसकी एनर्जी वही रहेगी। ये जरा हम देखें, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इफ अ बॉल इज released from some height, अगर किसी हाइट से रिलीज कर दी गई है h मीटर, देन फाइंड
इट्स मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट ए बी सी पॉइंट्स। ए पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? एनीवेयर इन बिटवीन द कोलिजन। और सी पॉइंट क्या है? जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब ये बस ग्राउंड को टच करने वाली है। तो पहले ए पे निकालो, एट ए पर। तो ए पर अगर हम निकालेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कार्तिक कितनी होगी? ए पोजीशन पर हमने अभी बॉल छोड़ी है, जस्ट रिलीज की है। सो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? अनुराग बताइए। माही, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही बेटा? ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ तो मैं अभी ए पोजीशन पर अगर हमने एक बॉल छोड़ी है, तो ए पोजीशन पर से अगर हमने बॉल छोड़ी तो मैं ए पर काइनेटिक एनर्जी निकालूं। सो ए पर निकाल रहा हूं, तो ए पर तो अभी छोड़ी है, तो उसके पास इनिशियल कोई स्पीड नहीं थी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू मास इंटू वी ए स्क्वायर। लेकिन ए पोजीशन पर इसकी स्पीड कितनी है बताइए? क्या जीरो है? वी ए कितना है बताइए वहां पर? तो ए पोजीशन पर तो इसकी स्पीड जीरो है, क्योंकि आपने तो रिलीज की है। तो इसलिए इट इज हाफ इंटू मास इंटू जीरो स्क्वायर, तो इट इज जीरो ओनली, जीरो जूल। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ए पोजीशन पर क्या होगी? तो माही, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? दिव्या, mgh। तो ये कितनी हाइट पर है ए पोजीशन पर? क्या h हाइट पर है? कैपिटल एच हाइट। जब ए पोजीशन पर है तो इसकी हाइट कितनी है? कैपिटल एच। तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इतने जूल हो गई है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल्स टू ई के प्लस ई पी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, देख लो यहाँ पे, क्योंकि अभी तो उसने हमने जस्ट रिलीज की है, बॉल छोड़ी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। तो टोटल सम कितना हो गया? mgh। ये तो बात हो गई एट ए पोजीशन पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी। इसको कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए। अब देखो एट बी पोजीशन, बी पोजीशन पर, बी पोजीशन पर अगर कोई भी चीज h हाइट चल दे, तो कोई भी चीज अगर छोड़ी जाए तो छोड़ने पर, और उसने h हाइट चल दी, तो ये बताइए कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालें कि इतना नीचे चल के आई है, कितनी हाइट चल के आई है? h हाइट। तो h हाइट चलने पर इसकी क्या वेलोसिटी होगी? सो दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है यू टी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये कितना हाइट चला है बताओ? ए से जब रिलीज किया तो बी तक आते आते कितना चला है? क्या ये h हाइट चला है? तो इट इज, और शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी थी? ठीक है ना, ये देखिए। सो ये फार्मूला ना यूज करके हम दूसरा यूज कर लेंगे, दैट इज, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है कि कितना टाइम लगा है, सो वी विल यूज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये यूज करेंगे। तो हमें वी बी चाहिए कि अगर मान लो मैंने जीरो स्पीड से इसको छोड़ा और जी एक्सीलरेशन था और एच हाइट चला, तो बी तक आते आते इसकी कितनी स्पीड हो गई? तो वी बी स्क्वायर कितना हो गया?
क्या 2GH, चेक करो यहाँ से यहाँ हमने छोड़ा तो इनिशियल स्पीड 0 और यहाँ तक आते आते इसकी v भी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल 0 रख दिया, ग्रेविटेशन के अंडर में आ रहा है तो एक्सिलरेशन हो गया ग्रेविटेशनल और h हाइट चला तो v भी आ गया। अब हम यहाँ पता करें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर, क्या हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मैं वी पोजीशन पर पता कर रहा हूँ तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, और वी बी की वैल्यू क्या है या वी बी स्क्वायर की क्या वैल्यू है बताओ, क्या 2GH, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, हाफ इंटू मास इंटू 2GH, तो 2 से 2 कट गया तो काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू हो गई, क्या mgh ये हो गई। और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो बी पोजीशन पर, तो बी पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो EP, बताओ ये ग्राउंड से कितने हाइट ऊपर है, H माइनस एच, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, क्या mg, और ग्राउंड से जो हाइट हो तो ग्राउंड से क्या इतनी हाइट है इसकी mgh होती है कि नहीं, लेकिन अभी इसकी ग्राउंड से कितनी हाइट बाकी है जब ये बीच रास्ते पर है, क्या h माइनस एच है। सो दिस इज द हाइट रिमेनिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी अब इतनी ही बची इसके पास, शुरू में ज़्यादा थी, जब हाइट ज़्यादा थी तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, अब धीरे धीरे कम होती जाएगी और जब ग्राउंड पे आ जाएगी तब तो जीरो ही हो जाएगी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बताइए, क्या इट इज EK प्लस EP, इन दोनों का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, तो EK कितना आया, इट इज mgh, और EP कितना आया mgh माइनस h, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये B पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज mgh, अब इसको अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई करो, mgh और माइनस mgh, मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ इससे कट गई, अपोजिट साइन की है, तो क्या EB पर भी वही एनर्जी आई जो EA पर थी, इतने जूल, सो दिस मच जूल, देखो EA पर भी इतनी जूल थी mgh जूल, और EB पर भी इतने ही जूल आई, सो EB पर भी आई है, सो इसका मतलब है कि EA से EB तक आ गई तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदली, हाँ काइनेटिक और पोटेंशियल बदल गई। हुआ क्या होगा जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरती है तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अनुराग क्या होता है, सबसे ऊपर इसमें सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी की कि काइनेटिक एनर्जी की, सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इन्होंने बताया कि 0 होती है, किसने बताया ये, उदयवीर ने, क्योंकि भाई वहां पे चल ही नहीं रही है, अभी तो हमने छोड़ा है, तो जब यू ही 0 है तो जैसा कि उदयवीर ने हम सबको बताया कि ए पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, और ये भी बताओ उदयवीर कि मैक्सिमम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाईएस्ट हाइट सबसे ज़्यादा है उस समय, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, अब तो गिरना ही शुरू करेगी। तो अब जैसे उदयवीर ने हम लोगों को बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्स है, ये इस पॉइंट के लिए। अच्छा, इस पॉइंट के लिए बताओ यहाँ पर क्या चीज़ मैक्सिमम होगी और क्या चीज़ 0 होगी माही, दिव्या? क्योंकि अब हाइट बची नहीं इसके पास, हाइट तो 0 हो गई, तो इसलिए ई के हो गई मैक्सिमम हो गई जितना इसको मिलनी थी, और ई पी हो गई 0। तो जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो कौन सी एनर्जी किस में बदल जाती है, ऊपर क्या मैक्सिमम था, जैसे गुलदान आपके अलमीरा के ऊपर से नीचे गिरा, फ्लावर वेस, तो उसमें क्या चीज मैक्सिमम थी बताइए, और जब वो ग्राउंड पे गिरा तब क्या मैक्सिमम है,
क्योंकि अब पोटेंशियल तो बची नहीं, तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बताइए। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां पर दोनों ही हैं, क्योंकि बी पॉइंट पर क्या क्या चीजें हैं। बी पॉइंट पर यहां पर आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब सी पॉइंट पर देखो, सो एट सी, यानी जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे हम चेक करें। सी पॉइंट पर ये बताइए, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, तो ये कितनी हाइट गिरा है। फार्मूला फिर से लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, ठीक है, 2as। तो यहाँ पर सब फार्मूले में वैल्यू फीड कर दो जो जो चीज़ें हैं, 2as। तो फाइनली मैं सी पे वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, इसलिए वी सी स्क्वायर लिखो। शुरू में जब ये गिराया गया तो क्या इसकी कुछ स्पीड थी, और चूंकि ये ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा है, और कितनी हाइट गिरा, सी तक आते आते कितनी हाइट गिरा, ए से सी तक आते आते क्या एच हाइट गिरा है, इसने कितना कितना ट्रेवल किया, एच। सो दिस इज 2gh। तो वी सी स्क्वायर क्या हो गया, इट इज 2gh, ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन चूंकि बट इट इज एट सी पॉइंट, तो हम सी पॉइंट पे वी सी स्क्वायर लिखेंगे। वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो यहां पुट कर दें, तो हाफ एम 2gh, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, mgh, ये हो गया। और जो लोवेस्ट पॉइंट पर है अनुराग, वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जस्ट बिलो कोलिजन। तो mg और हाइट की जगह 0 रखो, क्योंकि हाइट वहां कितनी है लोवेस्ट पॉइंट पर, 0, हाँ 0 हो गई। तो इस तरीके से इट इज 0 जूल। तो बताइए मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, इट इज ई के प्लस ई पी। तो ई के है mgh और ई पी है 0, तो दैट इज mgh और प्लस 0, सो दैट इज इक्वल्स टू mgh। यहां से देखने से क्या पता चल रहा है कि ईबी भी mgh जूल है, ईसी भी mgh जूल है, ईसी क्योंकि ईसी है। इससे क्या पता चल रहा है कि सी पॉइंट पर एनर्जी कितनी है, mgh जूल, क्योंकि सी पे निकाली हमने, दिस इज एट सी ओनली, एट सी। तो सब जगह mgh पाएगा, यहाँ भी mgh, यहाँ भी mgh और यहाँ भी mgh। यानी कि चाहे अगर कोई भी चीज़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में, एंड देयर आर नो ड्रैग फोर्सेस, सबसे बड़ी बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, वहाँ हवा भी न चल रही हो। यानी ऐसा कंडीशन सोचो कि वैक्यूम में ये काम किया जाए, ओके। सो अगर ये काम हमने वैक्यूम में किया, एंड इफ देयर आर नो ड्रैग फोर्सेस, सो इन दिस कंडीशन क्या होगा, तो माही ज्वाइन नहीं हो रहा था क्या, हो नहीं रहा था, ओके ओके कोई बात नहीं, तो ठीक है मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इन दिस केस इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, then at different position the total mechanical energy is constant। जरा इस चीज को देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि इन दोनों का सब हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जरा इस चीज को लिखें, स्टेट करें पहले इस लॉ को। नाउ तो अब देखिए, हाँ, सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
कि एनर्जी कंजर्व रहती है। अब हम एक नया लॉ देख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि इफ बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, वहां कोई ड्राइव फोर्स ना हो, इफ बॉडी इज, कोई फ्रिक्शन भी ना हो, प्योरली अंडर, कभी साइंस म्यूजियम आप लोग गए हो तो वहाँ एक बॉल ऊपर से डाल दी जाती है, वो पूरा दिन चला करती है, ऐसा कोई ग्लास सिस्टम बना रहता है, उसमें एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, पहले वो स्प्रिंग से जाएगी, फिर नीचे उतरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर उतरेगी, ऐसे देखने को मिलता है कि नहीं साइंस म्यूजियम में। सो इफ ए बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ वहां पर कौन से फोर्स रहने चाहिए, ग्रेविटी हो या स्प्रिंग फोर्स हो, वहाँ स्प्रिंग भी उसमें लगी होगी, मैग्नेट भी लगा होगा, लेकिन ड्रैग नहीं होगा, बीच में एयर नहीं होगी, वैक्यूम में बनाया गया होगा वो सिस्टम। इफ बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी remains constant। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसे दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है, इफ देयर इज नो ड्रैग फोर्स, कोई एयर ना हो, देन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी यही लॉ है, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई ड्रैग फोर्स ना हो तो इन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, सो उदय भी रिपीट करें, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बताइए। कंजर्व, यही हमारा फॉर्मूला है, और इसका एक्सप्रेशन क्या है कि mgh प्लस हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज EP प्लस EK, इट इज कांस्टेंट। ये चीज है, ये नहीं बदलेगी अगर कोई ड्रैग फोर्स ना हो। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी प्रूव दैट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी remains constant। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करें, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ mkg is released from h height, h हाइट से रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। सो h हाइट से रिलीज कर दिया गया है, इतना हमने कहा। एक ऑब्जेक्ट m मास का है और उसे किस हाइट से रिलीज कर दिया गया, उसी चीज को थोड़ा एक बार और कंसाइज में देख लें कि h हाइट से हमने इसे रिलीज कर दिया। जब रिलीज किया तो a पोजीशन पर इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, क्या 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी तो रिलीज ही किया है, छोड़ा है। किसी बीच की पोजीशन पर, कोई एक पोजीशन है बी तक आते आते मान लीजिए ये कुछ हाइट उतर आया है, h हाइट अगर ये चल लिया है, h अगर इसने चल लिया तो अब ये ग्राउंड से कितना ऊपर रह गया अगर h इसने चल लिया, बताओ।
एच माइनस एच। अब इतना और बचेगा, मान लीजिए 10 मीटर हाइट थी, 2 मीटर चल लिया, तो हाउ मच इट इज लेफ्ट? इट इज लेफ्ट एच माइनस एच मीटर। तो बी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं कितनी हो जाएगी, लेकिन निकाल लेंगे वी बी, ये पता करेंगे। और जब ये ग्राउंड पे ठीक टकराने वाला होगा, ये जस्ट टकराने से पहले, वो सी पोजीशन, वहाँ पर हाइट 0 है। हाँ, लेकिन टकराने से ठीक पहले इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी जिसे वी सी कहेंगे, वो भी हम ये पता करेंगे। अच्छा, नाउ अब ये बताओ कि जो ए पोजीशन है, एट ए पोजीशन इसकी कितनी हाइट है? ए पोजीशन पर एच हाइट है, तो ए पोजीशन पर इसकी हाइट अगर कैपिटल एच है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? 0 हो गई। ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि एच हाइट पर रखी हुई कोई चीज है तो इनको मालूम है कि एच हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हुई। जैसे अगर एक फ्लावर बेस एच हाइट पर है, ऐसे 4-5 सवाल इन्होंने किए हैं, तभी तो ये बता पा रहे हैं कि एच हाइट पर कोई चीज है तो एम जी एच होगी। बोलो, बात सही समझ में आई है अनुराग कि नहीं? माही, इज इट? हाँ, ओके। इज इट क्लियर कि अगर कोई चीज एच हाइट पर है, कोई फ्लावर बेस रखा है एच हाइट पर, या कोई चीज हाथ में पकड़े हो, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एच एट हाइट, तो दिव्या, एम आई ऑडिबल? क्या नेट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है? कर रहा है तो बेटा एच हाइट पर इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई? आपने 2 बार बताया बट आप ठीक नहीं बता पा रहे हो, अब 0 0 बार बार बोल रहे हो, हाइट भी बता रहे हो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हुई, वो बात सही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? एम जी एच होगी। और काइनेटिक एनर्जी देखो, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दैट इज हाफ एम और वी ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि अभी रिलीज किया है तो अभी इसके पास इनिशियली तो कोई स्पीड नहीं है, सो दिस इज 0। सो व्हाट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी? तो ई पी प्लस ई के क्या हुआ यहाँ पे, जरा इन दोनों का सम करो। ई के इज इक्वल्स टू ई पी प्लस ई के, दैट इज एम जी एच, और प्लस 0 दैट इज एम जी एच। इतनी बात समझ में आ गई कि ए पॉइंट पर हमने निकाल ली। ये किस पॉइंट पे निकाली? एट ए। अब जरा बी पॉइंट पर निकालो, एट बी। बी पॉइंट पर ये ग्राउंड से कितना ऊपर है? माही, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है? क्या और किसी नेटवर्क पे स्विच ओवर करें अगर आप लोगों को नहीं आ रहा इसमें, तो बताइए भाई। now now am I audible? ओके ओके, ठीक है, अभी ये नेटवर्क बेटर है। तो ए पे समझ में आया कि फिर से बताऊं? एट ए, इज इट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लीस्ट क्या है? वो तो 0 ही है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आपने फ्रीली फॉलिंग या रिलीज किया है तो 0 होगी। ओके,
फिर से समझो, ये पता चल गया। ये बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट माही। ठीक है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? यस यस, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस कांस्टेंट बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो आप इतना बोलिए कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। अगर आप इस कांस्टेंट भी बोल दोगे तब लॉ बन जाएगा, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है कि नहीं? तो अब ए पे देखो, अगर कोई चीज एच हाइट से आप रिलीज कर रहे हो, तो हाईएस्ट हाइट पर माही इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? अगर एच हाइट पर है कोई चीज, बोलो। मान लीजिए इफ समथिंग इज रिलीज, mg कैपिटल एच होगी क्योंकि एच हाइट से रिलीज की है, अभी अभी छोड़ी है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्योंकि अभी तो जस्ट रिलीज ही की है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि आपने बॉल अभी जस्ट हाथ से रिलीज की है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? mgh प्लस जीरो, दैट इज mgh। अब बी पे देखो, बी पे ये मुझे बताओ माही कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बताइए। सही कहा है आपने, क्योंकि ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है उसी पे पता चलता है पोटेंशियल एनर्जी। सो एम जी एच माइनस एच, ये हो गई। एंड नाउ इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताइए? क्या हाफ एम वी बी स्क्वायर? बोलो, यही होगी ना। लेकिन वी बी तो हमें पता नहीं है, वी बी तो हमें नहीं पता है, तो हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a_s। अच्छा, तो मैं ऊपर से चीज को छोड़ता हूं और बी तक आ गई, तो बी पे इसकी कितनी वेलोसिटी हुई? फाइनल वेलोसिटी क्या हमने मानी? क्या वीबी? वीबी मान ली। शुरू में जब छोड़ा था तब इसकी कितनी स्पीड थी? इसकी वेलोसिटी 0 थी, और 2 एक्सीलरेशन को जी ले लो, और हाइट कितनी उतर के आई है बताओ? यहां से यहां तक चलने में इसने कितना डिस्टेंस तय किया? पॉज हो गई है। नाउ एम आई ऑडिबल? चलो, अब अगर मान लीजिए आपने ऊपर से इसे छोड़ा, तो ऊपर से यहां तक गिर के आई, तो ये कितनी हाइट गिर के आई है? चेक करो, यहां से यहां तक आने में। दैट इज स्मॉल एच। तो एच स्मॉल एच हो जाएगी, तो 2g स्मॉल एच। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए ना, तो वी बी स्क्वायर कितना हो गया? क्या 2gh? यहां तक क्लियर है? बताएं दिव्या, इतना क्लियर है कि नहीं? है ये वाला? हाँ, तो इसमें ये देखो, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हमें बी पे वेलोसिटी चाहिए होगी? बताइए क्यों? वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर आप ऊपर से छोड़ोगे तो क्या पूरे बीच के रास्ते में जीरो ही रहेगी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? छोड़ने के बाद तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो बी पे हमें वेलोसिटी पता करनी है। अगर बी पे वेलोसिटी नहीं पता करोगी तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगी? क्योंकि यहाँ पर तो बी पे वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, वो रखोगी तभी तो ई के निकलेगा, और बाद में इन दोनों का हम सम कर देंगे, तो बी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन
हमें वी बी पता करना पड़ेगा, तो मैं वी बी पता कर रहा हूं। फार्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का? तीसरा, थर्ड फार्मूला क्या होता है? ये होता है, ये है फाइनल वेलोसिटी बी पे शुरू की कितनी वेलोसिटी थी? 0। और कितनी हाइट उतर के आई है बॉल? बोलो कितनी हाइट उतरी है? h। तो दैट इज 2, और एक्सीलरेशन कर रहा है, इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही, तो जी एच। तो वी बी स्क्वायर कितना हो गया? बोलो 2gh। अब ये वैल्यू जो वी बी स्क्वायर की है 2gh, वो यहां रख दो। जस्ट होल्ड। पानी भी खूब पिया, गर्म पानी इसको पिलाया, खून निकाल रहा है, यूरिन से रो गया। देखो देखो चिल्ला भी। जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। Okay. Now, so we should keep the value of VB square here. तो E के क्या हो जाएगा? हाफ m, और VB की वैल्यू, VB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? क्या 2gh? तो 2 से 2 कट गया और क्या आ गया? mgh. So this is पोटेंशियल एनर्जी EP एंड EK, इन दोनों का सम करो। तो B पॉइंट पर इन दोनों का सम करिए। सो EP, हाँ बोलो, समझ गया ना? तो इसमें क्या किया हमने? बी पे वेलोसिटी निकाल ली और इसमें पुट कर दी। तो EK प्लस EP अगर हम कर लें, सो व्हाट इज EP एंड व्हाट इज EK? EK ये है, और EP क्या निकाला था जो माही ने बताया? इन दोनों को बस मैं अब जोड़ने जा रहा हूं। तो दैट इज mg h माइनस h, और EK की वैल्यू क्या है? mgh। सो इसको खोल लें, mgh और प्लस, हाँ 2gh के नहीं, क्योंकि ये VB स्क्वायर की सीधी सीधी वैल्यू है, तो मैंने इसीलिए सीधा सीधा डाल दिया। ये स्क्वायर की तो वैल्यू है। तो अब ये दोनों कट गए तो क्या आ गया? क्या mgh ही आ गया? तो बोलो A पे जो वैल्यू थी क्या वही B पे आई? बताइए। इससे पता चल गया कि EK प्लस EP कांस्टेंट है, यही तो बुक में लिखा है कि इन दोनों का सम कांस्टेंट होता है। क्या आपने वो प्रूव कर दिया? बताइए भाई, सब जगह वही वैल्यू आ रही है कि नहीं? अब C पे भी उनको बता दो कि C पे भी वही आ रही है, देन इट विल बी कांस्टेंट। अब देखो तो C पर देखिए, हाँ नीचे का देखिए,
Now, let us find it out at C point. तो C पॉइंट पर अब सही आपने बताया है, देखो इस बार बढ़िया बता दिया। सो एट सी पे देखो, सी पर अब इसके पास हाइट नहीं बची है क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड पे आ गया। तो ईपी कितना हुआ बताओ? क्या एम जी इंटू ज़ीरो, हाइट कितनी हो गई जब ग्राउंड पर ही तो ज़ीरो हो गई, तो ईपी ज़ीरो हो गया। अब हमें ई के चाहिए, लेकिन ई के क्या होता है? क्या हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि सी पे है। अब मैं वी सी कैसे निकालूं? इस पर ये वी सी है कितना, तो फिर से यही फार्मूला लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बताओ ये ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरते गिरते जब नीचे तक आ गया यहाँ तक, तो उसने कितनी हाइट ट्रेवल की? देखो यहाँ से छोड़ा था यहाँ आ गया, कितनी हाइट ट्रेवल की? कैपिटल एच। तो इसलिए लिखो, और ऊपर से जब छोड़ा था तो क्या इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी? और 2g कैपिटल एच। तो बताओ वी बी स्क्वायर वी सी स्क्वायर कितना हो गया? अब सी तक पहुंच गया। सो वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अब ये जो वैल्यू है वी सी स्क्वायर की, ये किस में डाल दोगे? क्या इसमें वी सी स्क्वायर में डाल दोगे, जिससे हमें ई के भी मिल जाए? बताइए, इज इट क्लियर? अच्छा, तो अब जरा देखो कि नाउ लेट अस पुट इट, इसी में डाल दो। सो ई के कितना हो गया? हाफ एम, और वी सी स्क्वायर की जगह क्या डालो? 2gh। तो 2gh, 2 से 2 कट गया, तो क्या आंसर आ गया? एम यू। जब सबसे ऊपर से आपने गिराया तो बताओ, जब उस समय इसकी कितनी स्पीड थी? रिलीज किया था बस, तो 0 था। यहां पर भी सबसे ऊपर से गिराया था, तो इसमें स्मॉल एच हाइट चला था, लेकिन इस बार कितनी हाइट चल चुका है? कैपिटल एच है। क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वो तो सेम ही है ना, है कि नहीं? इस तरीके से तो इट इज एम जी एच, ई के इज इक्वल टू एम जी एच। नाउ अब इन दोनों को जोड़ दो, ईपी, ईपी कितना हो गया? ईपी, ईपी 0 है और ई के ये है। नाउ ईपी प्लस ई के क्या आया? 0 प्लस एम जी एच, तो ये आया एम जी एच। तो दिस इज अगेन हमने क्या देख लिया कि एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू एम जी एच आई, एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू एम जी एच आई, एंड एनर्जी एट सी वो भी कितनी आई? एम जी एच। दिस इम्प्लाइज ई ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू ई सी। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहती है अगर कोई फ्रीली फॉली बॉडिंग हो तो उसके लिए। फॉर ए फ्रीली फॉली बॉडिंग, मैकेनिकल एनर्जी at all the points remain constant. This proves that for a freely falling body, under absence of drag force, नहीं तो थोड़ी एनर्जी उसमें चली जाएगी, ड्रैग फोर्स, ठीक है, इट्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज है। अब जरा देखिए, सो दैट वी हैव सीन इट कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आगे नेक्स्ट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क।
रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, जैसे कि मान लो कि किसी ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और 2 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको यहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, 4 मीटर पहुँचा दिया और इसने 2 सेकंड में पहुँचाया। और जबकि उदयवीर ने भी 2 न्यूटन का ही जो भी फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया होगा, हम ये नहीं कह रहे 2 न्यूटन लगाया किसने, सब अपने अपने हिसाब से लगाएंगे, लेकिन फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया। तो ये फोर्स अनुराग ने लगाया और ये फोर्स उदयवीर ने लगाया, इस पे फोर्स लगाया और इसको 4 मीटर खिसका दिया, 4 मीटर खिसका दिया। अच्छा, 4 मीटर जो खिसकाया उदयवीर ने वो 3 सेकंड में खिसकाया और अनुराग ने, मान लीजिए अनुराग ने 2 सेकंड में खिसका दिया और उदयवीर ने 3 सेकंड में खिसका दिया, यहां से यहां ले आए। क्या माही ये बता सकती हो कि किसने ज्यादा वर्क किया? ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों ने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया, दैट अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कि मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए कि फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे बताइए? वर्क डन। इस अब हम दोनों ने वर्क डन किया। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए दूसरा केस देखो कि ये लैडर्स हैं, ये कुछ हाइट पर हैं, तो अगर हम हाइट पर चढ़ेंगे तो एक क्लास का बच्चा है तो वो क्या कर रहा है कि इस तरीके से चढ़ता चला जा रहा है और पूरा हाइट चढ़ लिया। तो जो ग्राउंड का पोर्शन है उससे 10 मीटर हाइट है और ये ऊपर चढ़ गया। अच्छा, इसने भी मस्कुलर फोर्स लगाया और जो दूसरा बच्चा है उसने भी मस्कुलर फोर्स लगाया, वो भी 10 मीटर चढ़ लिया और दोनों ही 40 किलो के हैं, दोनों ही 40 किलो के हैं। तो ये दैट इज इस तरीके से दोनों चल रहे हैं, ये भी चढ़ गया। ये 4 सेकंड में चढ़ा और ये 3 सेकंड में चढ़ा। अच्छा, पहले केस में वर्क का पता करो, कितनी हाइट ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसने गेन की, बताइए, नीचे से ऊपर जाने में, बताओ भाई कितना? 10 मीटर चढ़ा। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में चलेगा तो वो कितना फोर्स लगाएगा? क्या mg? आपको जब छत पे चढ़ो या कहीं पर भी चढ़ो सीढ़ियों पर, तो कितना फोर्स लगाते हो ग्रेविटी के अगेंस्ट में? अपने वेट के अगेंस्ट ही तो फोर्स लगाते हो, तभी तो चढ़ पाते हो कहीं पर, बोलो। और हाइट कितना चढ़े? दैट इज 10 मीटर। तो यहाँ हाइट की जगह h लिख लो। मास है इस लड़के का 40 किलो, ठीक है, g को 10 ले लो और हाइट कितनी ले लो? 10। तो बोलो कितना वर्क डन हुआ यहाँ पे, बताइए? 4000 जूल। क्या सेकंड केस में अगर ये बच्चा 40 kg का है और ये 3 सेकंड में चल लेता है, ये 4 सेकंड में, 3 सेकंड ले लो या 2 सेकंड में ही, बड़ा फास्ट चलता है उदयवीर, सीढ़ियाँ बहुत तेज चलता है, 2 सेकंड में ही चढ़ गया। दोनों 40 किलो के हैं, अनुराग और उदयवीर। अब जरा देखो सेकंड केस में, ये मुझे बता सकती हो माही कि किसने ज्यादा वर्क किया? वर्क इक्वल किया, क्योंकि वर्क में कोई डिटेल ही, कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना हुआ? mg इंटू एच। मास इनका भी 40 kg है,
जी इन पे भी 10 लग रहा है और एच कितना है, तो इसका मतलब है 4000 जूल। अच्छा, दोनों का जब सेम वर्क है तो अब कोई पूछे कि बताओ अनुराग 4 सेकंड में जाता है, उदयवीर 2 सेकंड में जाता है, पावर किसके पास ज्यादा है? उदयवीर। तो पावर का इक्वल नहीं है पावर, नहीं नहीं, इक्वल इसलिए नहीं होगा कि मतलब जैसे कुछ ऐसी मोटर हो जो आपके घर में पानी 10 मिनट में चढ़ा दे और कोई 2 घंटे में चढ़ाए, तो किस किस मोटर की पावर अच्छी होगी बोलो? जो जल्दी काम कर ले। जो कम में करेगा उसका पावर ज़्यादा माना जाएगा, कहेंगे ये तो बहुत पावरफुल है, इसने सारा ऐसा कर दिया ना। अब जरा देखें कि सो व्हाट इज पावर। तो पहले केस में पावर का पता लगाओ, कितनी पावर है पर सेकेंड। पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो जैसा कि आपने किया, आपने 4000 जूल का वर्क डन किया और टाइम कितना लिया है? 4 सेकेंड। तो आपका वर्क डन माना जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड। तो पावर की यूनिट क्या हो गई? क्या जूल पर सेकेंड? बोलो। अब उदयवीर की पावर देखें। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, अगर टाइम से W/T का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। हर सेकंड में तुम कितना काम करते हो, यही तुम्हारी पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पर सेकंड जितना काम करोगे, तो पर सेकंड आपने कितना काम किया? क्या 1000 जूल? और 4 सेकंड में कितना कर लिया? क्या 4000 जूल? बोलो। तो अब देखो, वर्क डन है आपका 4000 जूल, टाइम लिया है उदयवीर ने 2 सेकंड, तो इससे इसको कट कर दो। सो दैट इज 2000 जूल पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई? 2000 जूल पर सेकेंड। नाउ तो इन दिस केस बोथ हैव डन सेम वर्क, बट उदयवीर इज हैविंग मोर पावर। व्हाट इज पावर? सो इससे कॉन्सेप्ट निकल कर आता है पावर का। पावर क्या होती है? रेट ऑफ, यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. सो पावर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, उस काम को करने में कितना टाइम लिया है। दैट इज कैपिटल P इज W/t। टाइम को स्मॉल t से शो करते हैं, तो ये फार्मूला हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यूनिट ऑफ पावर इट इज, ये हुआ, दैट इज जूल, ये जूल हो गई वर्क डन। तो यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। हाँ, यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल और इसकी होती है सेकेंड, तो दैट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड और वॉट, और वॉट ये जेम्स वॉट के नाम से दी गई है, जिन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। सो इट इज वॉट। तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज वॉट। व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट क्या होगा? डिफाइन करो माही, माही डिफाइन करो। डेफिनेशन बनानी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं बोल सकते ना 1 जूल पर सेकेंड। इफ एन इलेक्ट्रिक अप्लियंस, कोई भी चाहे कोई इलेक्ट्रिक अप्लियंस हो, मोटर हो या कुछ भी, डज 1 जूल वर्क, या कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी हो, चाहे हम लोग हों, कोई भी एप्लियंस डज 1 जूल वर्क, मेनली मोटर के लिए ये काम कहा जाता है, 1 जूल वर्क करती है in 1 second, then its power is said to be, power is
said to be 1 watt। क्या आपको मालूम है कि आपके घर में 7 वाट का बल्ब है? अक्सर डिस्कशन होता है ये 40 वाट का बल्ब है, ये 18 वाट का ये ट्यूब लाइट है, ये 500 वाट में रेफ्रिजरेटर चलता है। हाँ, हर एक अप्लायंस जो होता है वो कितना एनर्जी ड्रॉ कर रहा है सोर्स से, उसके हिसाब से उसका वाटेज तय होता है कि वो कितने वाट का है। अगर कोई 7 वाट का है तो वो अपने मेन सोर्स से कितनी एनर्जी ले रहा है? क्या 7 जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब क्या होता है? 7 जूल पर सेकेंड। कोई अगर आपके यहाँ 1 वाट का सिस्टम है तो उसे कहेंगे कि 1 जूल पर सेकेंड वो एनर्जी सोर्स से ले रहा है, फिर उसको वो कन्वर्ट कर रहा है किसी न किसी चीज़ में, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है और उसको किसी न किसी फॉर्म में, चाहे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हो या किसी में कन्वर्ट कर रहा हो। तो 1 वाट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई सिंपल सी बात है कि अगर कोई 1 जूल वर्क करे और 1 सेकेंड में कर दे तो उसे क्या कहेंगे? इफ ए पर्सन इज डूइंग 1 जूल वर्क। 1 जूल वर्क कैसे कर सकता है कोई? वो क्या करे ना, 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे। हाँ, हल्के ऐसी चीज ले, ये नहीं कि भारी चीज लेगा तो 1 न्यूटन के फोर्स में तो कोई डिस्प्लेस भी ना हो, तो 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर चलाएगा तो 1 जूल हो जाएगा और 1 सेकंड में ऐसा करके दिखा दे। तो 1 जूल वर्क करें, हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है कि कितने से, बट व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क भी 1 जूल और साथ में टाइम 1 सेकेंड। तो पावर क्या होती है बताइए? अगर 1 जूल वर्क किया तो ऊपर लिखो 1 जूल और टाइम कितना लिखो 1 सेकेंड। तो क्या यही 1 जूल पर सेकेंड हो गया? इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन the power of that device is 1 watt. If any device does work of 1 joule per second, यदि कोई भी उपकरण प्रति सेकंड 1 जूल कार्य करता है तो उस उपकरण की शक्ति 1 वाट कहलाएगी। तो then it is 1 watt. So if some device does 1 जूल वर्क पर सेकेंड, 1 किलोवाट वाला भी बता रहे हैं। इफ सम डिवाइस डस 1 जूल वर्क पर सेकेंड देन इट्स पावर विल बी सेड एज 1 वाट। बात समझ में आ गई? उसकी पावर कितनी कहलाएगी? 1 वाट हो जाएगी। अब जरा देखें कि अदर यूनिट्स ऑफ पावर क्या हो सकती है। सो अदर यूनिट ऑफ पावर, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगते हैं तो वो किलोवाट में भी चलते हैं। सो अदर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट, दैट इज स्मॉल के डब्ल्यू, हमेशा के को स्मॉल लिखें। 1 किलोवाट इज 1000 वाट। किसी भी चीज में किलोग्राम लगा दो तो भी 1000 लग जाता है। किलो एक प्रीफिक्स है तो वो किलोवाट आवर है, वो होती है एनर्जी की यूनिट। तो अगर एनर्जी तो इन्होंने आपके में मैं बता दूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किलोवाट आवर, अभी आगे आ रहा है, कॉमर्शियल यूनिट है अगले पेज पे। 1 किलोवाट, पावर अलग चीज़ है, एनर्जी अलग चीज़ है। भाई आप यहीं देख लो ना कि इस सवाल में तो दोनों में ये और ये, इन दोनों में किसने ज़्यादा एनर्जी लगाई बताओ? इन दोनों में जैसे अनुराग और उदयवीर सीढ़ी चढ़े तो किसने ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी लगाई? नहीं, सेम, क्योंकि 4000 जूल है। तो इस तरीके से अभी हम पावर की बात कर रहे हैं। देखो पावर डिफरेंट है और एनर्जी सेम है। अगर आपने एक ऐसी मोटर ली है घर में कि जो 10 मिनट में पानी भर लेती है, दूसरी आधे घंटे में ऊपर की टंकी, तो कौन ज़्यादा एनर्जी लगाएगी? कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्रॉ कर? सेम। वो है कि उसकी पावर ज़्यादा है तो जल्दी भर लेती है,
जब सेम काम होता है तो उसके लिए सेम एनर्जी कंज्यूम होती है। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात है कि पैसा ज़्यादा लगाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन सेम वर्क डन के लिए आपको सेम पैसा ही देना पड़ेगा। तो वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एक एनर्जी नहीं है, ये तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब पर सेकंड में कितना वर्क हो रहा है, पर सेकंड में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो आप इसे इक्विवेलेंट ना करें। किलोवाट आवर एक एनर्जी की यूनिट है और पावर एफिशिएंसी की यूनिट है कि तुम्हारी दक्षता कितनी है, तुम कितनी जल्दी काम कर लेते हो। उस पर तुम्हें पुरस्कार मिलेगा और उस पर कोई वेतन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आप जल्दी जल्दी काम कर लो, बैठे रहो क्लास में, सो यू हैव डन द सेम। और दूसरा पूरे टाइम पे अपना पेपर कर रहा है तो उसने भी उतना ही मेहनत की, आपने जल्दी कर लिया, आपने भी उतनी मेहनत की, बाकी रेस्ट करते रहो। सो पावर एनर्जी नहीं है, इतनी बात ध्यान रख लो। पावर एक एफिशिएंसी है कि आप कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम कर पाते हो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो डोंट मिक्स अप किलोवाट एंड किलोवाट आवर। क्यों? क्योंकि जब इसको और तोड़ोगे तो ये जूल नहीं बनेगा, ये तो जूल पर सेकंड बन जाएगा। तो क्या जूल पर सेकंड एनर्जी होती है क्या? तो 1 किलोवाट में 1000 जूल पर सेकंड होता है। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं? नाउ अब एग्जाम्पल 11.7 पर आते हैं। जस्ट होल्ड। ओके, नाउ एग्जाम्पल 11.7 पे आइए। So now question says two girls, each of weight 400 Newton, climbs up a rope through a height of 8 meter. We name one girl A and the other B. A takes 20 seconds and B takes 50 seconds to accomplish this task. तो 8 मीटर की रस्सी पर रस्सी चढ़ना है, तो एक दीवार पर रस्सी लटकी है इस तरीके से एंड उस पर चढ़ना है। एंड ये देखिए, तो यहाँ तक चढ़ना है, मान लीजिए ये है, दिस इज द एंड पॉइंट, यहाँ तक चढ़ना है। दिस फ्रॉम ग्राउंड ये 8 मीटर है। सो वन गर्ल जो कि इस पर चढ़ती है, सो वो जब चढ़ रही है, सो शी कैन क्लाइम इट। पहली लड़की 400 न्यूटन का वेट है। 400 न्यूटन का मतलब 40 केजी की लड़की है। और वेट क्या होता है बताओ? क्या mg? तो 40 केजी की लड़की होगी और 10 g लग जाएगा, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन। इतना फोर्स लगा रही होगी ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो उसने ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाया? अगर 40 केजी की है तो 400 न्यूटन फोर्स लगाएगी। और उसने कितनी हाइट चढ़ ली? क्या 8 मीटर दोनों ने चढ़ ली? 8 मीटर चढ़ ली। और इसने कितने सेकंड में चढ़ा? ए वाली ने 20 सेकंड। जबकि जो बी वाली गर्ल है, तो दैट शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू
climb. तो she is taking 50 seconds. She is also applying the same muscular force क्योंकि उसका भी वेट इतना ही है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि what is the power expended by each girl. तो केस ए, power, it is work done by time. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इट इज इक्वल्स टू फोर्स जो लगाया और इनटू रस्सी पे चढ़ रही है. जैसे रस्सी ऊपर बंधी होती ना, तो बहुत जो लोग फौज में जाते हैं, हाँ ऐसे ऊपर से टंगी रहती, उस पर चढ़ के ऊपर जाना होता है. तो ऐसे रस्सी पे हाँ खड़ी रस्सी होती है, उस पर चढ़ना पड़ता है. तो इस तरीके से इसको रोप क्लाइंबिंग कहते हैं. मोटी रस्सी होती है ना, और नीचे रेत पड़ी रहती है, नीचे सैंड रहती है. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो बताओ उसने कितना फोर्स लगाया पहली वाली ने? 400 न्यूटन. और कितना डिस्प्लेस हुई, कितना चढ़ी? 8 मीटर. और टाइम कितना लिया? 20 सेकेंड. तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर कर लो, वो जूल बनेगा, वही वर्क डन है. तो इट इज़ 20 से आप इसे कट कर लें, ये 20 आया, और 28 जा 160, और सीधा सीधा वॉट लिख दें, 160 वॉट, क्योंकि पावर है तो वॉट में ही आ जाएगा. सब चीज़ें मैं ऐसा ही सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ. गर्ल बी, उसकी पावर देखो, वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो फोर्स उसने लगाया 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिखाया 8 मीटर, उसको भी चढ़ना था. टास्क सेम रहता है बट सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी है. तो इस 50 सेकंड लगाया. अब 1 0 से 1 0 कट गया, 5 8 जा 40, और 8 8 जा 64 वॉट. अब इतना इतना टाइम कोई लेगा चढ़ने में, तो उसकी पावर अच्छी थोड़ी ना. 20 सेकंड में फटाफट चढ़ गई, ये 50 सेकंड में चल रही है, दुगने से ज़्यादा टाइम ले रही है. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पावर एक्सपेंडेड ईच केस में दिखाना है. तो पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए इज़ 160 watt and power expended by girl B is 64 watt. Power by 160 watt. Example 11.8. Now, a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find the power. तो अब इस staircase पे वो चढ़ रहा है, और टोटल हाउ मैनी स्टेयरकेस है? 45 है, 45 स्टेप्स. और एक की हाइट कितनी है? एक की हाइट स्टेयरकेस बनी हुई है नाउ, एक की हाइट है 9 सेंटीमीटर, 9 दैट इज 15 सेंटीमीटर. तो एक की हाइट है 15 सेंटीमीटर. तो ये बताइए टोटल 45 स्टेप्स की कितनी हाइट हो जाएगी? हाँ, जिसने वर्क अगर एक है, ऐसा नहीं है जैसे एक मजदूर लगा दो पूरे दिन धीरे 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 काम कर देगा, आपके घर में सफाई करेगा, और दूसरा कोई स्मार्ट लड़का रहे तो वो फटाफट 1 घंटे में कर देगा, और सफाई वो भी कर रहा है. तो बताओ किसने वर्क ज़्यादा किया? है नहीं, दोनों ने एक ही काम किया, दोनों ने सफाई तो की है,
बोलो। अगर सफाई करनी है तो दोनों ने सफाई तो की है ना घर की। तो पावर किसके पास ज़्यादा है? मान लीजिए कोई आपके घर में बूढ़ा व्यक्ति है, वो धीरे धीरे चल करके रोड पर चलता है, और एक जो है नया लड़का है 10th का, वो रनिंग करके चल देता है। तो बताओ बूढ़े व्यक्ति की पावर ज़्यादा है कि जो ये है नया लड़का 10th का बॉय स्टूडेंट? बताओ। चल तो दोनों उतना ही रहे ना, वर्क उतना ही कर रहे हैं, क्योंकि मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट जो रोड के फ्रिक्शन में, और वर्क दोनों सेम कर रहे हैं। लेकिन किसने ज़्यादा पावर दिखाई? पावर इज शोन हु इज टेकिंग लेस टाइम टू अकम्प्लिश द वर्क। जो काम को जल्दी कंप्लीट कर देता है उसकी पावर ज़्यादा होती है। अब पूछो माई क्या पूछ रही हो, तब मुझे पता चले। हाँ, कम समय में उसकी पावर ज़्यादा है। बल्कि एक्सपेंडेड वर्ड पावर में एक्सपेंडेड नहीं लगाया जाता है, बुक में लिखा है इसलिए मैंने लगा दिया। दैट इज पावर शोन बाई गर्ले होना चाहिए, क्योंकि पावर हमेशा शो करनी, वो जब भी उसको दिखाना पड़ेगा। पावर खर्च नहीं की जा सकती है, जबकि वर्क खर्च हो सकता है। आपके बॉडी की मस्कुलर एनर्जी खर्च हुई, वो वर्क में एक्सप्रेस हो गई। और पावर क्या होता है? एग्जिबिटेड होता है। एग्जिबिटेड या शोन, कुछ भी लिख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? पावर शो होती क्या? मान लो मोटर है, मोटर अपनी पावर खर्च करती क्या? वो जो आपके घर का जो 7 वाट का बल्ब है, क्या वो खर्च करते करते कम भी हो जाता है कि वो 7 वाट का ही रहेगा चाहे जिंदगी भर चलाओ? बोलो। जो बल्ब का वाट है वो वही रहेगा। 100 वाट का पंखा है, वो 100 वाट का ही रहेगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? वो हर सेकेंड 100 जूल एनर्जी ड्रॉ करता रहेगा। 100 जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब समझते हो ना? 100 वाट का मतलब 100 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड वो ड्रॉ कर रहा है। यही बात होती है। अच्छा, तो फिर से एक बार पूछो, मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस पॉइंट को। क्या पूछना चाहती हो? चलो अच्छी बात है। ये बताओ कि 45 स्टेप्स की हाइट क्या हुई? अगर एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है तो टोटल ये हाइट मैं निकालना चाहता हूँ। सो हाइट, ठीक है, हाइट कर देंगे 45 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 15 इंटू 45 कर दो। 45 इंटू 15 675 आ गया। कर लिया कैलकुलेट? ठीक है, तो 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60, तो 675 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलो। दैट इज 100 से डिवाइड करो तो 6.75 मीटर हो गया। ये तो हाइट हो गई। अच्छा, वो जो बॉय है वो कितने केजी का है? 50 केजी। ओके, और वो ऊपर चढ़ रहा है। सो नाउ पावर क्या होती है? इट इज, हाँ, वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन वर्क डन क्या होता है? एम जी एच, एम जी इन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले तो फोर्स लिखो, फिर उसके बाद ये लिखेंगे फोर्स इंटू। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अब उसने कितना फोर्स लगाया होगा? क्या अपने वेट के बराबर? उसका वेट कितना है? mg। और हाइट कितनी चढ़ ली? h 6.75 अपॉन टी। सो दैट इज, उसका वेट लिखो 50 kg। g जितना बोल रहा है ले लो, g 10 कह रहा है, और h 6.75, और उसने टाइम कितना लिया? टाइम इज टेकन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड हो गया, ये हो गया। अब जरा देखिए, सो 3 से तो कट जाएगा, 6 से देखते हैं, 9 से 63, 9 से भी कट जाएगा। सो 9, अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट आपको यूज़ करना पड़ रहा है, तो 0.7, 9 7 जा 63 और 45 बचेगा, 9 5 जा 45। 2 0 से 2 डेसिमल पॉइंट कट जाएंगे। तो अब क्या बचेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो 375 वॉट। तो पावर कितनी हो गई?
तो उस लड़के की पावर है 375 वॉट। यानी वो उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, दोनों गर्ल्स की पावर से भी ज़्यादा है। वो 160 और 64 दिखा रहे थे, तो इस केस में जो लड़के की पावर है, और ये हम जनरली लेकर चल सकते हैं कि 9th-10th के जो बच्चे हैं उनकी पावर 160 से 300। ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस मुझे लगता है कि 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ गया। हमें नहीं लगता 45 स्टेप्स तो बहुत होते हैं, 10 से ज़्यादा स्टेप ही नहीं होते हैं। 10 स्टेप चढ़ने में हमको 3 सेकंड तो लग जाते हैं, तो 45 स्टेप पे चढ़ गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। अब देखो कि इन टेस्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नाउ पेज 156, वॉट इज पावर। पावर क्या होती है ये हो गया है। 1 वाट ऑफ पावर ये भी हो गया है। थर्ड देखो, एंड अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। जैसे आपके घर में एक लैंप लगा है और वो आपके मेन सोर्स है, जब प्लग से लगाते हो तो क्या वहां से वो एनर्जी लेता है कोई भी चीज़? बोलो भाई, आपने 2 पिन प्लग लगा दिया है 3 पे, तो वहां से लेगा, तो वहीं से कंज्यूम करता है वो, और कहीं से नहीं लेता है, मेन सोर्स से लेता है। तो जब ये लिख रहा है कि लैंप कंज्यूम कर रहा है यानी मेन सोर्स से ले रहा है, उसका तुमको पैसा देना पड़ेगा, वही बिजली का बिल कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो तो लिखना पावर इज इक्वल्स टू, तब वर्क डन ना लिखना। इलेक्ट्रिक अप्लायंस के केस में लिखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, क्योंकि एनर्जी और वर्क की यूनिट जूल ही होती है क्या? लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, यानी हर सेकंड में जब इलेक्ट्रिक, देखो ये भी तो जूल ही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो चाहे कुछ भी है तो सब जूल ही ना। तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर तय करते हैं तो इस बात से तय करते हैं कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मेन सोर्स से। तो वहाँ पर फिर वो वर्क डन भी कर सकता है, कई बार थोड़ा कम वर्क डन करता है। जरूरी नहीं है कि जितनी एनर्जी ले रहा है उतना ही काम करे। आप कहोगे हमारा पंखा 100 जूल ले रहा है, लेकिन हवा तो हमको 80 जूल की ही दे रहा है, और 20 जूल तो उसके ऊपर का जो कैपेसिटर है वो गर्म हो जा रहा है। हमें हीट तो चाहिए नहीं थी, पंखे के ऊपर की मोटर क्यों गर्म हो रही है? तो आप ये क्लेम मत करना कि जब उसने वहाँ से 100 जूल पर सेकंड लिया तो 100 जूल काम क्यों नहीं किया। कोई भी एप्लायंस जो होता है उसकी पूरी एफिशिएंसी नहीं होती 100%, वो थोड़ा ना थोड़ा, हर कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हॉट अप हो जाता है, वो वेस्ट ऑफ पावर है। समझ में आई बात कि नहीं? तो हमें इससे नहीं मतलब है। आप जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले से ये ना कहना हमने तो जो पंखा लगाया था वो तो 80 ही ले रहा था पर सेकेंड काम कर रहा था, हम आपको 100 का पैसा क्यों दें? वो कहेगा भाई आपने हमारे मेन से इतना ड्रॉ किया, इतना पैसा तो हम लेंगे। तो जितना ड्रॉ होता है उसका पैसा देना पड़ता है। और आप घटिया अप्लायंस लगाओगे सस्ती कंपनी का, तो क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? बताइए। तो एफिशिएंसी नहीं देखना है कितना ड्रॉ हो रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा ऊपर बताइए कि कितनी कंज्यूम हुई, उसने वर्क डन किया या, हाँ वर्क डन किया या नहीं किया, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। अच्छी कंपनी का लगाओ तो आपको 95% तक एफिशिएंसी मिलेगी। फिलिप्स का लगा लें, सिस्का का लगवा लें अच्छे, तो उसमें 95% एफिशिएंसी। अच्छा अब ये ज़रा देखें, तो बताइए इस क्वेश्चन में कितनी एनर्जी कंज्यूम की उसने मेन सोर्स से? 1000 जूल। और कितने टाइम में कंज्यूम की? क्या 10 सेकंड में? तो एक जीरो कट गया तो 100 जूल पर सेकंड, तो या फिर 100 वॉट। तो उस एप्लायंस की जो पावर है 100 वॉट का बल्ब है। एक कमरे में पहले 100 वॉट के बल्ब लगा करते थे, अब तो एलईडी आ गया तो 7 वॉट भी उतनी रोशनी देता है। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन
डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। मान लो जैसे आप 4 सीढ़ी चढ़े, फिर थोड़ा थक गए, अरे 2 सीढ़ी बैठ जाए, फिर 2 चढ़े, फिर बैठ गए। आप कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर रहे हो, जबकि आपके घर के बाहर लगी हुई मोटर है वो बिल्कुल एक स्पीड से कर रही है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो एवरेज पावर है वही उसकी इंस्टेंटेनियस पावर है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में भी उसकी वही पावर है, और 1 घंटे बाद भी देखोगे तो वो थकती नहीं है। लेकिन ह्यूमन के केस में हम जैसे खरगोश दौड़ा, फिर सो गया, फिर दौड़ा, तो उसकी एवरेज पावर है। उससे देखा जाएगा कि कितना वो चला और डिवाइडेड बाय टाइम। सो ह्यूमन के केस में भी एवरेज पावर है। कभी मजदूर तेज़ी से काम करेगा, फिर दोपहर में जब खाने का टाइम है तो धीरे धीरे करेगा, फिर शाम को जब पैसा लेने का टाइम आएगा तो फिर तेज करेगा। तो ये एवरेज पावर है। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ, टोटल लगाना हो लगा लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या टोटल, यही लिखा जाता है। टोटल लगाना हो तो लगा दो, यही चीज़ है इलेक्ट्रिकल। एवरेज में लगाना है, हाँ एवरेज में लगाना है। तो एवरेज में एनर्जी कंज्यूम ना लगाना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनमें एवरेज का कोई मतलब नहीं है, वो एक रेट से चलते हैं। लेकिन हम और आप हैं, हम थक जाते हैं। तो एवरेज पावर ह्यूमन के लिए ली जाती है, ना कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए। इलेक्ट्रिक अप्लायंस कभी थकता है क्या कुछ काम करने में? सो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन, इसमें वर्क डन लगाना, डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो यूनिट इसकी वही रहेगी जैसे एवरेज स्पीड की होती है, वैसे टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये चीज़ है। ओके, सो इट इज एवरेज पावर। नाउ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमने अभी देखी। इन केस ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर क्या होती है फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंस? पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिवाइडेड बाय टाइम। कंज्यूम्ड लिखना हो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। तो बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम्ड भी लिख दो। तो क्या टाइम इधर चला जाएगा? सो इट इज पावर इनटू टाइम। कॉमर्शियल एनर्जी यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की होती है, यानी कितने अपनी कंज्यूम की उसका पैसा देना पड़ेगा। सो व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी ना बोलो, अब बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। जो आपने कंज्यूम की उसका पैसा दो। एनर्जी कंज्यूम्ड इज किलोवाट आवर। जरा फिर से देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड का फार्मूला बताओ। बताइए उदयवीर। सही है, बिल्कुल ये यहां ले आए, पावर इनटू टाइम। 1 वाट और 1 सेकंड तो तुरंत तुरंत होते हैं, तो 1 वाट नहीं ली जाती है। पावर की और कोई यूनिट मालूम है वाट के अलावा? हाँ, तो किलोवाट। तो पावर अगर मैं किलोवाट में ले लूं और टाइम ले लूं आवर में, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल एनर्जी
कंज्यूम्ड। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी बताइए? यूनिट इस किलोवाट आवर हो जाएगी। अब जरा देखें, सो किसकी हॉर्स पावर की होती? मोटर में हॉर्स पावर होती, 1 हॉर्स पावर है 746 वाट। तो ऐसे जो भी है, जो रोटेशनल वाली चीज़ें होती हैं उनमें हॉर्स पावर। अभी जरा बता रहे हैं, पावर की यूनिट क्या ली? क्या किलोवाट? बोलो। और टाइम की क्या ली? आवर। अच्छा, अब जरा देखो, यूनिट ऑफ ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ये लिखा है कि नहीं? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? इफ एन एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट रन्स फॉर 1 आवर। आपके घर में जो आयरन होता है ना, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, वो 1 किलोवाट का है। अगर 1 घंटा चला लोगे तो 10 रुपए देने पड़ेंगे ये जोधपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आपको। सो यानी इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट है। अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1 किलोवाट का है, तो 100 वाट के बल्ब से उसकी कितनी पावर ज़्यादा है? कितने टाइम्स? अब अच्छा, हमें नहीं मालूम है, आप बताइए। 10 टाइम्स होगी कि 15 टाइम्स? आप बताओ। इसकी 1000 वाट है। 1 किलोवाट तो 1000 वाट होता है ना, तो 100 वाट से कितने गुना ज़्यादा इसकी पावर? हाँ, तो इफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट रन्स फॉर 1 आवर, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो जाएगी? इज 1 किलोवाट आवर। तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो जाएगी? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को जो घर के लोग होते हैं वो किलोवाट आवर इतना सब नहीं बोलते, उसे कहते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। सो इट्स अदर इज यूनिट। इससे 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट, और अगर ज़्यादा है तो यूनिट्स भी बोल देते हैं। ठीक है। सो अगर आपसे कहा जाए 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे अनुराग? बताइए। हाँ बोलो, बताइए। हाँ बोलो। इट इज़ 1 किलोवाट आवर। अब इसके आगे 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, इसको हम कल देखेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस भी कल करेंगे। थैंक यू। ओके।